देखिए अभी हम सीखने जा रहे हैं नेशनल इनकम के मेथड्स, क्योंकि इससे पिछले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि नेशनल इनकम के कितने डिवीज़न होते हैं, कितने उसके पार्ट्स होते हैं। अब उसमें हमने सबसे जो खास बात सीखी थी वो ये सीखी थी कि कोई भी वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जीडीपी-एमपी की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम यही सीखने वाले हैं कि अलग अलग मेथड के द्वारा जीडीपी-एमपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं वो इसमें 3 मेथड अप्लाइंस किए जाएंगे। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है प्रोडक्शन मेथड, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन विधि या उत्पाद विधि भी कह देते हैं। दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड यानी कि आय विधि, और तीसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या कुल व्यय विधि। अब इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। उत्पादन विधि का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को उत्पादित किया जो है वो मार्केट में बेच करके कितने की आई है या कितने की उसकी वैल्यू है, तो उसके आधार पर उत्पादित वैल्यूएशन के या उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। इनकम मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि हमारे देश के लोगों ने किस तरीके से पैसा कमाया है, जो कारक आय है, यानी ब्याज के रूप में पैसा कमाया है, लाभ के रूप में पैसा कमाया है, किस तरीके से पैसा कमाया है, उस सारे पैसे को जोड़ा जाता है, तब इसको कैलकुलेट किया जाता है। या कुल व्यय विधि में ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे देश में खर्चा कितना हुआ है, उसके आधार पर भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन तीनों मेथड के द्वारा हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिलहाल अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोडक्शन मेथड को लेकर के ही डिस्कशन करेंगे और इसी से ये सीखेंगे कि जीडीपी-एमपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसके साथ साथ ये सीखेंगे कि जीडीपी-एमपी से आगे की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होंगी। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जीडीपी-एमपी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, यानी कि किसी भी वस्तु को बनाने का जो खर्चा है माइनस और जो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है। ये मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, यानी कि 2 तरीके की वस्तुएं होती हैं, जरा 2 मिनट आप ध्यान से समझेंगे इसे, मध्यवर्ती और अंतिम। मध्यवर्ती का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच वाले व्यक्ति हैं उसे बेच रहे हैं। ऐसे समझाता हूं आपको एक उदाहरण दे करके कि एक लकड़ी जो कि एक व्यक्ति खरीद करके लाया, फर्नीचर वाला खरीद करके लाया उसे 400 रुपये में, और उसने उसका फर्नीचर या कुर्सी बनाई और उसे उसने 800 रुपये में या 900 रुपये में बेच दिया। तो 400 की वो खरीद करके लाया है और 900 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब फाइनल क्या हुआ, 900 रुपये हो गया। दैट मीन्स उसका जो फाइनल वैल्यू है वो 900 रुपये है, और जो 400 रुपये उसका इंटरमीडिएट का वो किसी और से खरीद कर लाया है, तो इसे इंटरमीडिएट को उसमें से माइनस किया जाएगा तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 500 रुपये आएगी। दैट मीन्स उसी को ही हम जीडीपी-एमपी कहेंगे कि एक्चुअल में जो कमाई है उसमें क्या दिख रहा है वो 500 रुपये। तो उत्पादन के मूल्य में से जो भी मैंने बोला 900 रुपये माइनस मध्यवर्ती उपभोग जो उसमें से पिछला खर्चा हुआ है वो माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो जीडीपी-एमपी आएगा। अच्छा, अभी आप ये भी ध्यान रखेंगे कभी कभार क्या होता है, ये डायरेक्टली भी दिए जाते हैं सवाल में, उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती 2 ही चीज़ें दिए, तो आप उत्पादन का मूल्य देखेंगे और मध्यवर्ती उपभोग को उसमें से माइनस कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा जीडीपी-एमपी का। कभी कभार ऐसा नहीं भी होता है कि डायरेक्टली नहीं दिए जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उत्पादन का मूल्य इन 3 चीज़ों से भी मिलकर के बनता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले उत्पादन का मूल्य कैलकुलेट कर लीजिए, बिक्री कितनी है उस वस्तु की और स्टॉक में परिवर्तन कितना है। ये स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, स्टॉक में परिवर्तन जो वो 2 चीज़ों से बनता है। एक बनेगा आरंभिक स्टॉक, यानी कि हमारे पास शुरू में मटेरियल कितना है जिसे हम ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं, और एक होता है अंतिम स्टॉक, यानी कि लास्ट में कितना है, इसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं और इसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि स्टॉक में परिवर्तन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं जब जाकर के हमारा स्टॉक में परिवर्तन आता है। यानी अंतिम में से आप आरंभिक को घटाओगे, जब जो पैसा आएगा वो स्टॉक में परिवर्तन आएगा। तो उत्पादन का मूल्य कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि बिक्री दिया वो जोड़ लीजिए, स्टॉक में परिवर्तन दिया वो जोड़ लीजिए, और निर्यात यानी हमने दूसरे देशों को माल कितना बेचा, निर्यात एक्सपोर्ट कितना किया है, इन तीनों को जोड़ करके उत्पादन का मूल्य बन जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के हम समझे ये तीनों कंबाइंड कर दें तो ये मिल जाएगा। अगर ये डायरेक्ट दिया तो ठीक है, नहीं तो हम इनको कंबाइंड करके भी यही वैल्यू आ जाती है। अब इसी के साथ इसमें से माइनस होता है मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग में क्या है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मध्यवर्ती उपभोग में खरीद यानी कच्चा माल कितने का खरीदा या आयात कितना किया है, ये दोनों को भी हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। कुल मिलाकर के मैं कहूँ ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे के सारे कंबाइंड करके 3 पॉइंट यहाँ पर हैं और 2 पॉइंट ये हैं, इन सबको मिक्स करके वैल्यूएशन बन जाती है। तो आप ये देखेंगे कि सवाल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट माइनस करके भी आ सकते हैं, नहीं तो बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन, निर्यात और ये सारी वैल्यूएशन हम यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं।
और ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है हमारा। ये मतलब बहुत ही छोटा सा पॉइंट बनता है, इसीलिए बिक्री निर्यात और ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। तो हम 3 चीज़ें जोड़ेंगे और 2 चीज़ें माइनस करेंगे। खरीद और आयात हमारा माइनस होता है या मध्यवर्ती उपभोग के रूप में इसे माइनस कर देते हैं। जब हम जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तब हम देखो इनसे सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे जीएनपीएमपी निकालना है तो क्या होता है, मैंने कहा था जो मिड में वैल्यू आती है उसका मतलब होता है नेशनल या राष्ट्रीय। और तो जीडीपीएमपी से राष्ट्रीय बनने में क्या तरीका है कि जो भी जीडीपीएमपी की वैल्यू आती है उसमें हम विदेशों से कारक आय जोड़ देंगे। यानी हमारे देश के लोग जो दूसरे देश में कमा रहे हैं उन्होंने कितना पैसा भेजा है वो जुड़ने के बाद ये क्या बन जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। तो इस तरीके से जीएनपीएमपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के बाद अगर हमें एनडीपीएमपी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, जो जीडीपीएमपी की वैल्यू आई है उसी में से मूल्यह्रास घटा दीजिए। क्योंकि मैंने कहा था आपको जो ये एन शब्द होता है इसका मतलब होता है शुद्ध या नेवल या नेट, और ये नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए खर्चे माइनस करने पड़ेंगे तो मूल्यह्रास हमें घटाना पड़ता है, तब जाकर के वैल्यू आती है। अच्छा, मूल्यह्रास जो होता है कभी कभार सवाल में आपको ये 2-3 नाम से मिलेगा। एक तो मूल्यह्रास ही हो गया, एक ये मिल जाता है स्थिर पूंजी का उपभोग, इस नाम से मिलेगा, या अचल पूंजी का उपभोग इस तरीके से मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको और नाम से भी बुक्स में मिल जाएगा या क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको। एनएनपीएमपी कैलकुलेट करना हो तो जो भी जीडीपीएमपी है उसमें दोनों ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि नेट शब्द भी आ रहा है और नेशनल शब्द भी आ रहा है। तो नेट के लिए मूल्यह्रास भी आपको घटाना पड़ेगा और नेशनल के लिए आपको विदेशों से कारक आय जोड़नी पड़ेगी। अच्छा, विदेशों से कारक आय के कंसर्न में एक बात और है कि अगर विदेशों से कारक आय लिखा है तो जोड़ना है और विदेशों को कारक आय लिखा है तो माइनस करना है। क्योंकि विदेशों से कारक आय मतलब विदेशों से इनकम आई है तो जुड़ेगी, और विदेशों को कारक यानी यहां से गई है तो यानी माइनस होगी। तो आप ध्यान रखेंगे सवाल को करते समय कि विदेशों से कारक आय लिखा है या कोक लिखा है। अगर विदेशों से कारक आय लिखा है तो आपको जोड़ना है और विदेशों को कारक आय लिखा है तो आपको माइनस करना। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा था कि हम नेशनल इनकम जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, राष्ट्रीय एनएनपीएफसी को हम राष्ट्रीय बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था अभी लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले उसी वैल्यू को हम मार्केट प्राइस पर निकालेंगे, यानी एनएनपीएमपी निकालिए, और उसमें से एनआईटी यानी कि टैक्स घटाएंगे। जैसे ही ये घट जाएगा क्या निकल आएगा, हमारा राष्ट्रीय आय। तो इस तरीके से हम इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कर सकते हैं या कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने वैसे आपको सारा बता दिया है, ये तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि आपको ये चीजें चाहिए। फैक्टर कॉस्ट पे कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए, और मार्केट की कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको ये सारा समझा दिया है। और अगर हमसे घरेलू आय की बात कही कि घरेलू आय निकालिए तो घरेलू आय किसे कहते हैं, एनडीपीएफसी को। तो एनडीपीएफसी में क्या करेंगे आप, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है मतलब एनडीपीएमपी निकालेंगे पहले, और एनडीपीएमपी निकालने के बाद आप उसमें से क्या करेंगे, एनआईटी घटा देंगे। तो पहले वही वैल्यू हम मार्केट पे निकालते हैं और उसमें से फिर टैक्स घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा मेथड जो है, अभी एक मेथड सीखा है और इसी के अब हम कुछ सवाल करेंगे जिससे कि पहले ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए, तब जाकर के हम अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो एक सवाल करते हैं, इसके बाद हम सीखते हैं कि किस तरीके से इसके द्वारा हम वैल्यूएशन चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।